अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है लेयरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के अंदर जो जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आउटकम्स हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जहन में क्या चीज़ बैठ जाएगी, उसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेयरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क, अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ द लेयर, यानी कि फ़ायदे क्या हैं लेयरिंग के, लेयरिंग क्या चीज़ होती है, इसी तरह नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है और हमारे पास कितने किस्म के नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं। तो चलते हैं टॉपिक के स्टार्ट की तरफ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लेयरिंग क्या चीज़ होती है। लेयर्स का मतलब है तह, एक चीज़ के ऊपर दूसरी शीट या दूसरी तह, या अपने किसी भी एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना और इंडिविजुअल हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसका आउटपुट अपने दूसरे लेयर के मॉड्यूल को देना, ये लेयरिंग कहलाता है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लेयरिंग मीन्स डीकम्पोजिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। यानी कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम मीन्स it's a combination of multiple components and each component has its own responsibilities. तो अगर आप अपने सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नहीं रखते और सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से हम हर एक कंपोनेंट को बताएंगे किस कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कंपोनेंट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद जो उसको इनपुट दिया गया है, उसके बाद जो उसका आउटपुट होगा, उसका आउटपुट नेक्स्ट कंपोनेंट का इनपुट होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि हम जब अपने कॉम्प्लिकेटेड टास्क को, मुश्किल कामों को डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजिंग का मतलब यह है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और फिर उसको हम मैनेज करते हैं, इंडिविजुअली उसको सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को कंबाइन करके हम एक बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लेयरिंग। अब इसकी फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे कुछ इस तरह हैं कि फ़ायदा नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स मोर मॉड्यूलर डिज़ाइन। यानी कि हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेंगे और हर एक मॉड्यूल का अपना एक टास्क होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो मॉड्यूल या वो डिज़ाइन जिसको हमने बनाया है किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को निकालने के लिए, तो हम आसानी से इसको प्रॉपरली बना के एक स्पेसिफिक बड़े प्रॉब्लम से छोटे प्रॉब्लम को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि डिवाइड एंड कंकर। व्हाट इज अ डिवाइड एंड कंकर? डिवाइड एंड कंकर का मतलब यही है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना और फिर उसको सॉल्व करना और उसको अपने जो प्रॉब्लम है उसको कंकर करना, यानी कि सॉल्व करना। दूसरा एडवांटेज क्या है लेयरिंग का? इजी टू मॉडिफाई। हम इसको आसानी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि कहीं पे हमने इम्प्रूवमेंट लानी है, चेंजेस लानी है, तो किसी भी छोटे से मॉड्यूल को या सब मॉड्यूल को उठा के उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेंगे, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। छोटे से मॉड्यूल के अंदर मॉडिफिकेशन से हम दूसरे मॉड्यूल को नहीं छेड़ रहे, जिसका फ़ायदा यह है कि हमें ये पता है कि हम जिस मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसी के अंदर अगर कोई हम चेंजेस करते हैं, तो अगर सिस्टम का ऊपर मसला आता है तो हमें पता होगा कि हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिस मॉड्यूल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से पूरे सिस्टम के ऊपर असर पड़ रहा है या वो काम नहीं कर रहा।
इजी टू ट्रबल शूट का मतलब ये है कि हम इसको आसानी से, इसके अंदर जो भी मसले आते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, अब हम नेटवर्क की फ़िलहाल बात नहीं कर रहे, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं अगर हमने लेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हो, यानी कि हर एक को अलग अलग मॉड्यूल में उसको सॉल्व किया हो। इजी टू टेस्ट, हम इंडिविजुअल एक एक मॉड्यूल को बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एडवांटेजेस थे लेयरिंग के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑन लेयर्स, यानी कि प्रोटोकॉल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर एक लेयर के ऊपर। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखें, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है जो कि डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर रूल करता है। पूरी की पूरी डेटा कम्युनिकेशन इन प्रोटोकॉल्स की ही वजह से कंप्लीट होती है। द प्रोटोकॉल इन ईच लेयर गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि जितने भी लेयर्स हैं हर एक लेयर की कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कम्युनिकेशन के अंदर, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, और हर एक लेयर के अंदर कुछ खास प्रोटोकॉल्स होंगे उस खास प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या एक ख़ास काम को करने के लिए हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे होंगे। हर एक लेयर के अंदर अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसको हमने लेयर्स में डिवाइड कर देना है और अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को या किसी भी सिस्टम के एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे से पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, मॉड्यूल में डिवाइड किया। हम उनको मॉड्यूल्स को लेयर्स भी कह सकते हैं। फ़ायदा क्या है इसका कि हम अपने काम को ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल के बारे में बता रहे हैं कि बेसिकली प्रोटोकॉल भी इंडिविजुअल लेयर पे उस काम के लिहाज से जो उस लेयर की एक्टिविटी है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। उस प्रोटोकॉल का यही काम है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है आर्किटेक्चर और फिर उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज एन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या चीज होती है? बेसिकली हाउ अ सिस्टम इज मेड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड। एक सिस्टम कैसे बनाया गया है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं एंड हाउ कंपोनेंट्स वर्क विद ईच अदर, और डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कैसे काम करते हैं। इसकी हम सिंपल सी मिसाल ऐसे ले लें। आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक घर बना रहे हैं तो इस घर में हमारे पास किचन है, रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं और डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। अब ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं हमने इसको प्लान करना है एक प्लॉट के ऊपर। तो आया ये किचन कहाँ पे हम बनाएं, आया ये रूम कहाँ पे आए, ये स्पेस हम कहाँ पे रखें, वॉशरूम कहाँ पे हो, आया अटैच्ड हो या ओपन हो। तो ये जब हम डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है हम आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हैं कि ये कैसे ऑन बोर्ड या ऑन ग्राउंड बनेगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी implemented and how it is going to look at the end after placing all the important components of your plan. So मेरे ख्याल में आर्किटेक्चर की आपको समझ आ गई होगी कि एक चीज़ जो कि हम बनाते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को कंपैटिबिलिटी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से हम कहाँ पे बनाएं, कहाँ पे रखें और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कितनी इम्प्रूवमेंट आती है परफॉर्मेंस में। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए पूरे सिस्टम का एक मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है और उसमें हम ये बताते हैं रैम कहाँ पे आएगा, प्रोसेसर कहाँ पे लगेगा, पोर्ट्स कहाँ पे होंगे, कितने पोर्ट्स होंगे। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी कौन कौन से डिवाइसेस हम अपने नेटवर्क में यूज़ करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल
हम इस्तेमाल करेंगे किस लेयर पे, वो कौन से अंदर जाके प्रोटोकॉल के अंदर कोडिंग को हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो जैसे कि एक आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरह नेटवर्क आर्किटेक्चर भी होता है, यानी कि हमारा नेटवर्क कैसा है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमारा नेटवर्क किस तरह होगा। बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। हम नेटवर्क आर्किटेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क के डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो किस्म के इसमें टेक्निक्स हैं, एक है पीयर टू पीयर, दूसरा है क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर का मतलब ये है कि दोनों साइड पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो सर्विस ले भी सकते हैं और प्रोवाइड भी कर सकते हैं। इसमें कोई सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं होता जो कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और जो क्लाइंट होते हैं वो किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी जो सर्वर कंप्यूटर है वो बाकी कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये मेन डिफरेंस है दो डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर में। इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क्स फिजिकल कंपोनेंट। फ्रेमवर्क किसको कहते हैं? फ्रेम्स बेसिकली निकला है, जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर फिल्म के मैं नहीं कह रहा, दीवार पे अगर कोई पिक्चर तस्वीर लगी हुई है तो उसका एक फ्रेम होता है, और उस फ्रेम के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे शीशा हो गया, अंदर तस्वीर हो गई, तस्वीर के अंदर और डिटेल हो गई, ये सारी चीज़ें उस फ्रेम के अंदर आती हैं। सो जहाँ पे भी ये टर्मिनोलॉजी फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से इस्तेमाल की जाती है हर जगह पे कि इट्स अ फ्रेमवर्क, यानी कि इस फ्रेम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ नेटवर्क फिजिकल कंपोनेंट, यानी कि नेटवर्क्स के फिजिकल कंपोनेंट भी इसमें आते हैं इस फ्रेमवर्क में, एंड देयर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो उसकी फंक्शनैलिटी के लेवल पे और कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे जो ऑप्शंस आते हैं वो भी इसके अंदर रिलाय होते हैं, इसी के अंदर फॉल करते हैं। इट्स ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, वो कैसे काम करता है, एंड प्रोसीजर्स इस तरह परफॉर्म करता है, एज वेल एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी आते हैं, यानी कि इसके अंदर हार्डवेयर भी आती है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी आता है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोटोकॉल्स इसके अंदर शामिल है। नीचे की लेवल पे जाते हैं तो लेयर्ड आर्किटेक्चर हमारे पास दो किस्म के हैं। नंबर 1 OSI रेफरेंस मॉडल, नंबर 2 द TCP/IP मॉडल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये एक रेफरेंस मॉडल है, पहले जहन में ये बैठा ले कि जैसे कि हम एक घर को बनाते हैं तो घर को बनाने से पहले हमारे पास एक मॉडल होता है, उस मॉडल को देखते हुए हम प्रैक्टिकली एक एग्जिस्टिंग एक घर को हम बना सकते हैं। सो इसी तरह किसी भी नेटवर्किंग के मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास, या किसी भी प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने से पहले, नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने से पहले हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बाय OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बल्कि ISO की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सामने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं कि आप अपना जो आर्किटेक्चर बनाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, तो इस आर्किटेक्चर को बनाने से पहले आपने ये सारी चीज़ें उस आर्किटेक्चर में इंक्लूड करनी है। तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सिंपल इसकी एब्रिविएशन है, इज अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अदर कंप्यूटर। OSI मॉडल हमें ये बताता है
कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू फिजिकल मीडियम, एक केबल की हेल्प से या वायरलेसली, किसी दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर में है कैसे जाएगी। दोबारा देख ले। ओएसआई मॉडल हमें ये बताता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि एक कंप्यूटर में है, वो इंफॉर्मेशन किस तरफ आगे ट्रांसफर कर रहा है फिजिकल मीडियम के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से वहां पे जो रिसीव हो रहा है दूसरे कंप्यूटर पे। इसी तरह नीचे जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ओएसआई कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। दूसरे पॉइंट में यह है कि बेसिकली ओएसआई 7 लेयर्स में मुश्तमिल है। इन ईच लेयर परफॉर्म्स अ पार्टिकुलर नेटवर्क फंक्शंस। जैसे कि हम ऊपर लेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर को इन्होंने लेयर्स में डिवाइड किया है। क्यों लेयर में डिवाइड किया है? ताकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना बने और समझने में आसानी हो, और जो इस नेटवर्क आर्किटेक्चर को अपने लिए नया एक नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना चाहता है तो वो उसके ऊपर लाजिम है कि वो इस ओएसआई मॉडल को फॉलो करते हुए अपना नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन करे। अगर वो इस आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करेगा तो उसके नेटवर्क के आर्किटेक्चर को बनने के बाद उसका नेटवर्क इस चीज़ के कैपेबल नहीं होगा कि किसी दूसरे नेटवर्क के साथ उसके कंप्यूटर के उसके नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो उस नेटवर्क के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। OSI model was developed by the International Organization for Standards. OSI model डेवलप हुआ था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स से, ISO, in 1984, and it is now considered as architectural model for inter-computer communication. यानी कि जब दो कंप्यूटर कम्युनिकेट करेंगे थ्रू सम नेटवर्क, तो अगर जो प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क आर्किटेक्चर इस्तेमाल किए जा रहे हैं दो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, अगर वो दोनों नेटवर्क्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या OSI मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर दोनों मॉडल्स डिफरेंट हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर के दोनों मॉडल्स डिफरेंट हैं, तो एक मॉडल के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं आपस में तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर दूसरे मॉडल के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। OSI model divides the whole task into several small manageable tasks. OSI model बेसिकली, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेयर्स का क्या फ़ायदा है, मॉड्यूलेशन, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाना, और उन मॉड्यूल्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के बाद हम उसका रिजल्ट आपस में कंबाइन करने लेते हैं, या एक मॉड्यूल इनपुट लेता है दूसरे मॉड्यूल से, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस परफॉर्म करता है, और नीचे जो लेयर है, कि नीचे मॉड्यूल है, उसको अपना आउटपुट देता है। तो इस तरह से एक चीज़ मॉड्यूलेशन, एक चीज़ प्रॉपर एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आ जाती है। ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि हर लेयर जो है सेल्फ कंटेंट का मतलब यह है कि उसके काम के अंदर कोई दूसरा दखल अंदाजी नहीं करता। पूरा प्रोसेस करने के बाद जो एंड रिजल्ट है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो परफॉर्म करने के बाद उस डेटा को नीचे फॉरवर्ड करता है किसी दूसरे मॉड्यूल की तरफ। सो लेयर्स के कॉन्सेप्ट में ये है कि दूसरी लेयर एक लेयर किसी दूसरी लेयर के अंदर मुदाखलत नहीं करती, इंटरप्ट नहीं करती। इसी वजह से इसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड, सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। हर एक टास्क जो जिस लेयर को हम असाइन करते हैं, उसका काम है कि उस टास्क को वो परफॉर्म करे इंडिपेंडेंटली। दूसरी लेयर्स के साथ उस लेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए उसके काम के अंदर दखलंदाजी करने के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में भी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है। तो OSI मॉडल, OSI stands for ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ अ मॉडल
या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स अ रेफरेंस मॉडल। इसको रेफरेंस मॉडल क्यों कहते हैं कि ये हमने यूज करना है अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए। अगर किसी कंपनी ने अपने लिए नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करना है तो इस OSI मॉडल को फॉलो करना है अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए। इसी वजह से इसको कहते हैं रेफरेंस मॉडल। व्हाट इज अ रेफरेंस? रेफरेंस किसी इस चीज को कहते हैं कि किसी एक चीज का आप ताल्लुक बताते हैं या एक चीज के बारे में बताते हैं कि एक सिस्टम वहां पे इम्प्लीमेंटेड है। तो इसी वजह से अगर हम अपनी कोई कंपनी नेटवर्क आर्किटेक्चर सिस्टम बनाती है तो रेफरेंस मॉडल से रेफरेंस लेते हुए एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इसके अंदर प्रोटोकॉल जो है, जिस लेयर के अंदर हम उसमें काम कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या क्या काम करेगा और किस लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे और कौन सी लेयर किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस कर रही है। Developed by International Standard Organization गुजर चुका। The OSI model is not a protocol। दूसरी जहन में रखें, OSI model is not a protocol। ये एक प्रोटोकॉल नहीं है। बेसिकली इट्स अ मॉडल, इट्स अ रेफरेंस मॉडल के इस लेयर में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने परफॉर्म करनी है, डालनी है, जो कि एंड रिजल्ट आएगा वो एंड रिजल्ट आगे कैसे जाएगा। It's only a guideline and hence it is referenced as OSI model। एक चीज को मॉडल हम कैसे कहते अच्छा यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ड आया हुआ। मॉडल का मतलब ये है कि किसी एक चीज को बनाने से पहले हमारे पास एक किताबचा होना चाहिए। उस किताबचे के अंदर हमारे पास उसकी सारी पॉइंट्स होते हैं कि हमने ये काम कैसे करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल होगा जिसको हम फॉलो करते हुए अपने लिए नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। OSI मॉडल बेसिकली हमारे पास 7 मॉड्यूल्स या 7 लेयर्स पे मुश्तमिल हैं। कौन कौन से लेयर्स हैं? इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है। नाम याद कर ले, नाम रटा लगा ले इसका, कम से कम आपके जहन में ये नाम याद हो और नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद रहे। तो सबसे पहले लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर है। फिर इसके बाद है, अच्छा जैसे नाम से हमें पता चलता है इस मॉड्यूल का, इस लेयर का काम क्या है कि ये कंप्यूटर की एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर के लेवल पे इसका काम होगा, इसकी डीलिंग होगी इस मॉड्यूल की। प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे कि स्टूडेंट आता है क्लास में प्रेजेंटेशन देता है, एक चीज़ आगे बताता है, तो एक डेटा को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए काम क्या है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, वो है प्रेजेंटेशन लेयर का। सेशन लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मेन जो टॉपिक है, टास्क है, to create a session between sender and receiver। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद है नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद है डेटा लिंक लेयर और उसके बाद फिजिकल लेयर। हर एक लेयर को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ OSI मॉडल। तो इन 7 लेयर्स को फिजिकल लेयर बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट्स को डील करेगा। डेटा लिंक लेयर जो है बेसिकली आपके फ्रेम्स को डील करेगा। व्हाट इज़ अ फ्रेम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क लेयर नेटवर्क के रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट जो है वो पोर्ट के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होंगी, पोर्ट्स टू पोर्ट डिलीवरी, इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं या जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हर लेयर की, उस लेयर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए कोडर बैठे होते हैं। कोड करना पड़ता है डेटा को डील करने के लिए, और उस डेटा को टाइप को डील करने के लिए जो उसको नाम दिए गए हैं उसको इन्होंने नाम दिया है प्रोटोकॉल। और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं हर लेयर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। तो फिर इसके बाद यहाँ पे दी गई है 2 कैटेगरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क।
तो पहली 4 लेयर्स का क्या काम है, होस्ट के लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि जो डेटा है होस्ट लेवल पे कैसे उसको डील करना है। और बाकी जो नीचे 3 लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इसका यहाँ पे इन तीनों लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक नेटवर्क पे आपका जो डेटा है वो किस तरह से ट्रेवल करेगा, ये नेटवर्क से लेकर फिजिकल लेयर तक का काम है। अब हम नीचे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 layers, upper layers and lower layers. Upper layer of the OSI model mainly deals with the application related issues, यानी कि एप्लीकेशन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डील करेगा। एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर के लेवल पे ये डील करेगा। पहले जो 4 जो मैंने आपको बताए हैं, 4 जो लेयर्स हैं, उसमें सबसे पहले जो है एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें यहाँ पे देखें अपर जो लेयर है 4, वैसा जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के उनको डील करेगा। एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। एप्लीकेशन लेयर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यूजर के साथ बहुत काफ़ी करीब है। बोथ द एंड यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड अपर लेयर refers to the layer just above another layer. एन अपर लेयर का मतलब यह है कि जो लेयर ऊपर है वो नीचे लेयर के साथ उसकी लाजमन कम्युनिकेशन होगी टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर। The lower layer of the OSI model deals with the data transport issues. The data link layer and the physical layer are implemented in the hardware and software. यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो नीचे वाले लेयर्स उसको डील करेंगे, और द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। और डेटा लिंक लेयर जो है उसका क्या काम है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम है। जो आपका फिजिकल डिवाइस है वो डिवाइस आपके डेटा को कैसे किस फॉर्म में लेके आएगा और उसके सॉफ्टवेयर जो है उस हार्डवेयर को कैसे चलाएगा। द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। फिजिकल लेयर जो है वो सबसे करीब है आपके फिजिकल लेयर से, यानी कि फिजिकल लेयर का जो मॉड्यूल है, जो लेयर है, उसका क्या काम है, उसके अंदर क्या चीज़ हम डील करेंगे, उसके अंदर हम डील करेंगे फिजिकल मीडियम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। The physical layer is mainly responsible for placing the information on the physical medium. ये फिजिकल लेयर का क्या काम है, जो फिजिकल मॉड्यूल है उसका ये काम है कि जो डेटा है उसको फिजिकली उस मीडियम के ऊपर हम कैसे रखें, किस फॉर्म में लेके आएं। अब आप जहन में सिर्फ एक चीज़ रखें कि डेटा हमेशा ट्रेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। अगर केबल के ऊपर जा रहा है, अगर वायरलेसली एक डेटा ट्रेवल हो रहा है तो वेव्स के ऊपर हो, सिग्नल्स की हेल्प से होगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैंने देयर आर 7 OSI लेयर, ईच लेयर हैज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फ्रॉम बॉटम अप से स्टार्ट हुआ है। बॉटम मतलब फिजिकल लेयर से, टॉप बॉटम से नहीं है। अगर टॉप बॉटम से होता तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट स्लाइड है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हर एक लेयर की। अब एप्लीकेशन लेयर है, दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र। इस लेयर के अंदर जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, एप्लीकेशन लेयर का एप्लीकेशन मॉड्यूल का काम यह है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूज़र लेवल के तरफ। जो इंटरफेस है आपका, ब्राउज़र है, आपका एक्सप्लोरर है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन है। प्रेजेंटेशन लेयर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि आपके डेटा को इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना, डीकंप्रेस करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। एक फॉर्म में लेके आना ताकि उसको कोई डिक्रिप्ट ना कर सके, उसको कोई रीड ना कर सके। सेशन लेयर इट इज़ यूज्ड to establish, manage and terminate the session.
सेशन लेयर का क्या काम है? एक सेशन को बनाना, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ एक सेशन जब बन जाता है तो सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इस सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन को इस्टेब्लिश रखें। तो सेशन का मतलब यह है कि टाइम की बेस पे डिवीजन, तो इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश, मैनेज, टर्मिनेट द सेशन। इस्टेब्लिश करना सेशन को, मैनेज करना, कनेक्ट रहे, एंड टर्मिनेट, तोड़ना। It provides, अच्छा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी पोर्ट्स के लेवल पे है। हमारे पास दो किस्म के पोर्ट्स हो सकते हैं, हमारे पास फिजिकल पोर्ट्स भी हैं, हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स भी हैं। फिजिकल पोर्ट्स कौन से पोर्ट्स होते हैं? जो कि कंप्यूटर के अंदर हमें नज़र आते हैं, पीछे बैकग्राउंड पे लगे होते हैं, जिसके हेल्प से हम डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट करते हैं और वहाँ से इसके उन पोर्ट्स के हेल्प से हम इस चीज़ के काबिल हो जाते हैं कि डेटा को हम एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ हम ट्रांसफ़र कर सकें, शिफ्ट कर सकें। कि जो प्रोसेस लेवल है, एप्लीकेशन लेवल पे हम एक मैसेज को दूसरे नोड की तरफ या जो सेंडर के ऊपर जो एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है वो एप्लीकेशन कौन सी लॉजिकल पोर्ट्स इस्तेमाल कर रही है मैसेज को सेंड करने के लिए, या वो एप्लीकेशन जो है वो कौन सी पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैसेज को सेंड कर सके। लॉजिकल पोर्ट जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। वही लॉजिकल पोर्ट एप्लीकेशन लेवल पे जो पोर्ट है वो एक्यूरेटली उसी एप्लीकेशन को वो डिलीवर हो जाए जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं मैसेज के सेंडिंग के लिए, तो वहीं पे ही वो रिसीव हो जाए। तो इसके लिए लॉजिकल पोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं। वही लॉजिकल पोर्ट्स जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे रिसीवर एंड पे भी वही एप्लीकेशन वही पोर्ट नंबर इस्तेमाल करेगी। तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या नोड टू नोड डिलीवरी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोर्ट के थ्रू, पोर्ट्स के हेल्प से डेटा को ट्रांसफ़र करना एक पॉइंट से, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ। और प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब एक नोड पे जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन जो डेटा सेंड कर रही है, जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वही पोर्ट नंबर दूसरी साइड पे, दूसरे रिसीवर एंड पे जो कंप्यूटर है वही पोर्ट नंबर इस्तेमाल करे। नेटवर्क लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो नेटवर्क्स लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका काम है कि मशीन टू मशीन डिलीवरी या नोड टू नोड डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने पोर्ट के बारे में बात की, एप्लीकेशन पोर्ट्स के बारे में बात की, फिजिकल और लॉजिकल पोर्ट्स के बारे में बात की। और यहाँ पे नेटवर्क लेयर में हम नोड टू नोड डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं, ये मशीन टू मशीन डिलीवरी, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नोड से दूसरे नोड की तक मैसेज या पैकेट को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की है। एक चीज़ है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं पीडीयू। पीडीयू का मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब यूनिट क्या चीज़ है? यूनिट का मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अगर एक चीज़ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं तो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर्स है। अगर हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं फीट्स एंड इंचेस में तो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट फीट्स एंड इंचेस है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को तोलते हैं केजी, किलोग्राम, ग्राम, तो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेट के अंदर किलोग्राम है या ग्राम है। तो इसी तरह डिफरेंट लेयर पे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट पीडीयूज हैं। पीडीयूज का मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी कि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जहन में रखें कि जब भी हम डेटा लिंक लेयर पे किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो हम डेटा को रेफर करेंगे फ्रेम्स के साथ। और इसी तरह अगर हम नेटवर्क लेयर पे हैं तो नेटवर्क लेयर पे हम किसी डेटा को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम फ्रेम्स हैं, यहाँ पे पैकेट्स हैं और यहाँ पे सेगमेंट्स हैं। इस जगह पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम सेगमेंट्स को, डेटा को हम सेगमेंट से रिलेट करेंगे। इसका डायग्राम मैं आपको वो भी इस स्लाइड में डाल दूंगा, वो भी आप डिटेल से देख लें। और फिजिकल लेयर पे आपको जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच अ बिट्स आर ट्रांसमिटेड।
इसका काम है फिजिकल मीडियम को डील करना, जिसके ऊपर हम बिट्स या बिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करेंगे। तो ये सब कुछ एक ओवरव्यू है, हम इसको डिटेल में आगे जाके देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास TCP/IP। व्हाट इज बेसिकली अ TCP? ऊपर जो हम मॉडल डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क मॉडल का, वो एक रेफरेंस मॉडल था और उसमें प्री डिफाइंड है कि हमारे पास 7 लेयर्स होंगे, 7 मॉडल्स होंगे, 7 मॉड्यूल्स होंगे। इसी तरह यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेड है, जो हम अक्सर सुनते हैं TCP/IP। व्हाट इज़ अ TCP/IP मॉडल? ये एक नेटवर्क मॉडल है। इट वॉज डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD इन 1960 एंड इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। यानी कि इसको डिज़ाइन किया गया, ये पहले से बना हुआ था। ये 7 जो ISO का जो स्टैंडर्ड है, OSI मॉडल, ये उससे पहले से बना हुआ था। और लकीली इसका जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट उसी तरह है। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द TCP मॉडल इज़ कंसाइज, बहुत ज़्यादा कंसाइज है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है वर्जन ऑफ द OSI मॉडल। यानी कि उसको और भी कंप्रेस तो नहीं, और भी प्रिसाइज कर दिया गया है, कंसाइज टू द पॉइंट किया गया है। इट कंटेन्स 4 लेयर, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 4 लेयर्स हैं। वहाँ पे हमारे पास 7 लेयर्स थी, यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर्स हैं। लेकिन जो इसकी फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी OSI मॉडल की 3 लेयर्स को मिल के मिक्स करके इसकी पहली लेयर बनाई गई है। यानी कि इसके एक लेयर के अंदर इन्होंने OSI मॉडल की फर्स्ट 3 लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी हैं। तो एक की जगह 3 की जगह यहाँ पे TCP/IP में एक लेयर काम कर रही है, बाकी 3 लेयर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिमिलर हैं। तो सिर्फ इसको 4 लेयर पे रखा गया है, लेकिन इसकी फर्स्ट लेयर जो एप्लीकेशन लेयर है वो 3 लेयर्स को कवर कर रही है हमारे OSI मॉडल को। TCP/IP मॉडल, द TCP मॉडल वॉज डेवलप्ड प्रायर टू द OSI मॉडल। पहले से बना, थ्योरी है थोड़ी मैंने इसमें डाली हुई है। द TCP मॉडल इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द OSI मॉडल। OSI मॉडल के बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट की, जैसे मैंने आपको कहा, पहली जो TCP/IP मॉडल की जो फर्स्ट लेयर है वो मुश्तमिल है OSI मॉडल की पहली 3 लेयर से। ये मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स: द एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 लेयर्स हैं: ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये सिंपल थ्योरी है, इसको आप सिंपल रीड आउट कर लें। TCP/IP मॉडल was developed prior to the OSI model. TCP model is not exactly similar to the OSI model. तो मिलते हैं इंशाल्लाह TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल की डिटेल